हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का न्यू चैप्टर करना जा रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज बुनियादी चैप्टर है। हम सब जो आप सामने होता है, मैंने पहले भी स्टूडेंट्स आप लोगों को समझाया कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी की लेबोरेटरी है। जो हमारे सामने है जल के संसाधन स्रोतों के बारे में है, वाटर रिसोर्सेज के बारे में है। स्टूडेंट्स, द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड दैट द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट फॉर द वाटर। Indeed he was right. His prophecy was right. बात बिल्कुल सही है। जो महान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए, जल के लिए लड़ा जाएगा, वो सही बात है। क्योंकि जिस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर को लेके प्रॉब्लम्स हो रही हैं, खासकर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक है। आपकी बुक में भी दिया हुआ है फैक्ट कि 2025 यूनाइटेड नेशंस की गवर्निंग बॉडीज़ जो हैं, यूनाइटेड नेशंस के अलावा भी स्टूडेंट स्वीडन, डेनमार्क जो कंट्रीज़ हैं, जो सही में कंट्री कहलाने लायक कंट्रीज हैं, जो एसडीआई में अच्छी हैं, वो जब यहाँ इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने सर्वे किए तो उनकी सिर्फ वाटर को लेके नहीं होती है स्टूडेंट्स, उनकी जो क्लाइमेट का असर इन कंट्रीज़ पे है, एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पर है। देखो वो कितने हैं, उनको क्या मतलब, वो अपने ठंडे इलाकों को छोड़ के यहाँ गंदी गलियों में और यहाँ है, लेकिन वो जब यहाँ देखते हैं सॉरी, तो यहाँ पर वो देखकर रिपोर्ट देते हैं और हमको कहते हैं कि बेवकूफ़ों, अब तो जाग जाओ, अब तो कोई स्टेप आप लो। तो यूनाइटेड नेशंस की जो प्रेडिक्शन है, उनका कहना है कि 2025 तक जो वाटर स्केर्सिटी है इंडिया में, वो इतनी ज़्यादा भयानक स्तर पे हो जाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते। इसकी वजह, अब ऐसा क्यों है, क्या नहीं है, क्योंकि पहले तो एक, जब मैं पढ़ता था स्कूल में सॉरी, वो नोशन ये था कि पानी पीने का जो अवेलेबल है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि लो रेनफॉल होती है। अच्छा, हमारे पास जो मैक्सिमम पानी अवेलेबल है वो ओशियन के अंदर है, जो पीने लायक नहीं है, ठीक है। जो बचा हुआ पानी बुक में अवेलेबल है, आजकल तो छींकने से भी डर लगता है, ठीक है। तो अब ये मत कहना सर आपने मास्क नहीं पहना, ठीक है, और ये कोरोना वाली छींक नहीं जो अचानक एयर कंडीशन से, ठीक है। चलो, ये फैक्ट्स, इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। 95.5% ऑफ द, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, इतना फ्रेश वाटर है, जो फ्रेश वाटर है वो एंटार्क्टिका में। हाँ, बिल्कुल रीसेंट रिपोर्ट 15 दिन पहले, एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स मेल्ट तो हो ही रहे थे, तो आप सुनिए, अब बहुत ही जबरदस्त स्तर से मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो जो मेल्ट हो रहे हैं वो बहुत गलत स्तर पे मैसेज जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जो अभी तक कैटास्ट्रोफे इंसानों ने नहीं देखा है, फ्लड्स इन द ओशन, वो हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। क्या इंडिया रिसीव्स 4% of the global precipitation and ranks 133 in the world in terms of water availability per person per annum। 133वां रैंक, पॉपुलेशन में माशाल्लाह दूसरे नंबर पे चीन को पछाड़ने वाला। तो पीने के पानी की जो समस्या, ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेसिबिलिटी जो है, वो स्टूडेंट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी नंबर 1 आती है। और ये बुनियादी बात, अगर पानी पीने का नहीं मिलेगा तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी आप समझ सकते। लेकिन एक तो पीने का पानी मिलना और वो भी साफ मिलना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं और कितने क्या दिए हुए हैं वो। तो अब हम ये यूनाइटेड नेशंस की यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2003 की, जो आपकी बुक में है, पेज नंबर 24 में टॉप पे, बाय 2025 मैंने लिख दिया है, इट इज प्रेडिक्टेड दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया विल जॉइन कंट्रीज और रीजन्स हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। और कुछ हमारे ये फोटोग्राफ्स हैं जो हम देख रहे हैं, इतना ज़्यादा पानी हुआ है, फिर भी बच्चा जो गंदा पानी है वो उसमें से पानी ले रहा है, पानी को लेके जो लाइन लग रही है, ये सारी चीज़ें हैं। हम एक एक बूंद को तरसने वाले 2025 की अगर मैं बात करूँ तो उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण सबसे बड़ी चीज़ है स्टूडेंट्स, एज यूजुअल दो किसी बात का होता है कि इंडिया रिसोर्सेज, इंडिया में हर तरह के सारे रिसोर्सेज हमारे पास है, बस एक चीज़ हमको करनी नहीं आती है किसी भी फील्ड में करनी, तो वो है मैनेजमेंट।
हमें मैनेजमेंट करना नहीं आता। वो किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट हो सकता है। अगर मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें यही बताया है कि जल प्रबंधन हमें करना नहीं आता है। किस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। एक तो पॉपुलेशन, ठीक है, फिर ग्राउंड वाटर लेवल का धीरे धीरे ख़त्म होना। वो ग्राउंड वाटर लेवल के ख़त्म होने के कई सारे रीज़न हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये कई सारी चीज़ें स्टूडेंट्स जो इसमें बताई गई हैं कि टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। वाटर रिसोर्सेज को हद से ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेड किया गया है। क्यों? हायर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए, अनाज में को और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जल दोहन, इसको शुद्ध करने बहुत ज़्यादा किया जाता है। उससे दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, खासकर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद। जिस तरीके का खासकर जब ये एमएनसी कल्चर प्रोग्राइजेशन है तो ज़मीन से पानी निकालने के लिए ये ट्यूबवेल हर घर में हम वो पानी की मोटर देखते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो जो जल ग्राउंड वाटर लेवल है हमारा वो ख़त्म होता जा रहा है। ये बड़ी अलार्मिंग बात है, दिक्कत की बात है। जिस तरीके से हमारा ओवरऑल जो वाटर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। इसमें यही चीज़ें सारी बताई गई हैं कि एग्रीकल्चर शुरुआत में ग्रीन रेवोल्यूशन से ये चीज़ें हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया था, अगर हम देखें तो कैनाल इरिगेशन को बढ़ावा दिया था। कैनाल इरिगेशन और आर्टिफिशियल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इरिगेशन, इन दो चीज़ों को ग्रीन रेवोल्यूशन ने, हरित क्रांति ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। तो एमएनसी कल्चर जो आया, अच्छा फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो डैम्स में मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स, इनको भी हाथों हाथ देख लेते हैं। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स, जिन्हें नॉर्मल भाषा में डैम कहा जाता है, ये क्या करते हैं मल्टीपर्पज़। एक तो इरिगेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। आज़ाद भारत का सबसे पहला जो डैम हमने बनाया था वो था भाखड़ा नाला, पंजाब में। तो ये इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो इसलिए इनको मल्टीपर्पज़ रिवर डैम कहा जाता है। अच्छा फिर जो हमारे पास मल्टीपर्पज़ रिवर कहा जाता है, और जब भाखड़ा नागल की का उद्घाटन किया था, भाखड़ा नागल की का जब उद्घाटन किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो उन्होंने इनको द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया कहा। ये जो है मॉडर्न टेम्पल्स हैं हिंदुस्तान, उस चीज़ की नहीं मैंने कहा था। तो एक तो ये बात आ गई स्टूडेंट। दूसरा अगर हम देखते हैं, हमारे सामने जो चीज़ आ रही है वो ये है कि हमने हमारी जो नदियाँ हैं, जो सोर्सेस ऑफ वाटर है, खासकर जो रिवर्स हैं, उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा बेकार कर दी, उनको नाला बना दिया। गंगा ले लें, हमारी जो रिवर्स हैं वो इतनी ज़्यादा, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर। एक और अलार्मिंग फिगर मैं आपको बता दूं, जो यूनाइटेड नेशंस की वाटर रिपोर्ट कमीशन ने दिया कि इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेन वाटर होता है वो वेस्ट हो जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी जो है वो भी हिंदुस्तानियों द्वारा वेस्ट किया जाता है। अब आप देखो, ये तो वैसे हुआ कि एक बुजुर्ग है, एक ओल्ड एज पर्सन है, उनको वैसे दिखाई नहीं देता, और वो अपनी दिखाई देने वाला जो चश्मा है उसको भी तोड़। एक तो वैसे ही पीने के पानी की आपके यहाँ इतनी समस्या है, फिर आपके पास जो रिवर्स अवेलेबल हैं आपने उनको किस तरीके से ख़त्म ही कर दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको बता सकता हूँ। आपको अजमेर में बता सकता हूँ, बांडी नदी, मित्तल हॉस्पिटल जो है उसके उधर, वहाँ ये बारिश की बरसाती नदी, उसको हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, हमने हमारे पुराने तालाब थे उनको ख़त्म कर दिया। अखबारों में आते हैं जो हमारे लोकल तालाब, कुएं अलग अलग, जो हमारे ट्रेडिशनल। अच्छा ये वो देश है, इंडिया वो देश है, यूनाइटेड नेशन ये भी बात कहता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो ओल्डर टेक्निक हिंदुस्तानियों के पास मौजूद है वो पूरी दुनिया को सीखनी चाहिए।
आप देखो यही आपके फिर सिटीजन फिफ्थ रिपोर्ट है सीएससी की, जिसमें लिखा गया है इंडिया रिवर स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न्ड इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम्स एंड इवन द बिग वंस लाइक द गंगा एंड यमुना। मतलब उनका पानी विषैला हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, वो इसीलिए ही तो है। गंगा को जो नाला बना दिया, यमुना को जो नाला बना दिया है, उनकी सफाई करने के लिए, उसके लिए जिम्मेदार भी हम हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके अंदर डिस्चार्ज करते हैं क्या क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हम उसके अंदर क्या क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट, ये सारा हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी बर्बादी के। आना सागर को गंदा कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। वो चौपाटी और वो सब इतनी साफ सुथरी बनी है, फिर भी कोई ना कोई जाते हुए कोई कुरकुरे खा रहा है, वो कचरा फेंक देगा, कोई कुछ कचरा फेंक देगा। तो करता कौन है? हम खुद ही करते हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में जो तालाब बनते थे, आना सागर रहेंगे भी, ये सोर्स ऑफ, पहले कोई ट्यूबवेल तो था, कुआं, ये सब इनका लोग ध्यान रखते थे, इनको पवित्र मानते थे, इनकी साफ सफाई होती थी बाकायदा, जबरदस्त इस पे लेक हैं, राइट ऑफ है। पर हमने खुद करके, अच्छा पानी अगर साफ नहीं मिलेगा तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। साफ पानी नहीं मिलने से डायरिया है, टाइफॉइड है, ये बीमारियां होती है, हैजा फैलता है। एक हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को पानी तो है, वो साफ पानी अवेलेबल नहीं होता है। हम कई बार देखते हैं नल में और इनमें बड़ा गंदा पानी जो है वो हमको मिलता है। ये वाली सारी चीज़ें भी है। एक देखिए आपके पेज नंबर जो 25 है, उसमें टॉप पे दिया हुआ स्वीडन एजेंसी है। अकॉर्डिंग टू फनहानबार्ग, स्वीडिश एक्सपर्ट, वाटर स्ट्रेस अकर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी बिटवीन 1000। पानी नहीं आने का स्ट्रेस, मम्मी सुबह उठ के बोले आज पानी नहीं आया, कब नहाना, अगले दिन फिर बोले तो बोले यार ये क्या है, पानी नहीं है कि घर में, हमारे कितना टेंशन हो जाता है पानी नहीं होने से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी देखना जरूरी है। अच्छा, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें पानी में कर देते हैं। हमारे जब वो माशाल्लाह मेले वेले लगते हैं तो हम कितनी गंदगी नदियों में और पानी में फैलाते हैं, जबकि साफ वहाँ बड़े बड़े बोर्ड्स में लिखा रहता है कृपया करके कचरा ना डालें, नदियों को साफ रखें, लेकिन हम मानते ही नहीं हैं। गाँव में हम जानवर उनके अंदर छोड़ देते हैं। तो हम खुद जिम्मेदार हैं। तो चैप्टर बहुत ईजी है, आप इसको अगर रीड आउट खुद भी करोगे, वही सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से 22% हमारी जनरेट होती है। ये लास्ट का ही, यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आवर इज टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज टू सेफगार्ड आवरसेल्फ। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने जिस तरीके से हमारे लिए कहा कि 2025 तक यदि आपने अपने पानी को सहेज के नहीं रखा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये सारी है, टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज, टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हज़ार्ड, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, continuation of our livelihood and produce activity. Over exploitation and mismanagement of water resources will impoverish this resource and cause ecological crisis that may have profound impact on our life. यदि पानी नहीं मिला, खुद ही इमेजिन करो, यदि जल नहीं मिला, मम्मी ने कह दिया कि 3 दिन में एक बार नहाओ, 1 बोतल पानी मिलेगी, घर में कितना टेंशन हो जाएगा। वो सारी बात ये कह रहे हैं, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, होती है, बस्तियों में जाके देखो, गांव में जाके देखो, पीने के पानी को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। हम इस नीचे हद तक आ चुके हैं कि हमको पीने का पानी नहीं मिलता है, हर घर के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ग्राउंड वाटर पंपिंग जो है, जो मैंने मोटर की बात करी, आजकल हर घर में, हम हर घर बनता नहीं है, वो पहले ट्यूबवेल, वो अपना बोरिंग करा देता है, तो उससे ग्राउंड वाटर लेवल पे बड़ा ज़बरदस्त असर हो रहा है। एक आपकी किताब मैंने लिया है, डेजर्ट का एक्सपैंड होना, जिस तरीके से हमारा डेजर्ट बढ़ रहा है, थार डेजर्ट, खासकर उसने राजस्थान के ग्राउंड वाटर लेवल को ख़त्म किया। रीज़न वही सारा आ गया, डिफॉरेस्टेशन आप करते हो। एक तो इसमें ये सारी चीज़ें हो गई, स्टूडेंट अभी तक हमने की। फिर वो अच्छा, इसमें कुछ एक आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। भारत में आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से चले जाओ ना, आप मोहनजोदड़ो नाम सामने आते आपके क्या आता है, द ग्रेट बाथ। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो में हमको वो देखने को मिलता है। मौर्य काल में सुदर्शन झील है गिरनार की, वो हमको देखने को मिलती है। गुप्त काल, मौर्य काल में हमको तो नदियों के, उनका बड़ा पुराने ज़माने के सरोवर, पुष्कर सरोवर, पहले हम सरोवर कहते थे इन सारी चीज़ों को। मिडाइवल एरा में दिल्ली में हौज खास है, अल्तुतमिश का बनाया हुआ बाद में। तो ये सारी चीज़ें होती, पहले तो पाइपलाइन सिस्टम नहीं था, पहले तो नलों का सिस्टम नहीं था। हर गांव का ड्रेनेज सिस्टम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का है,
पूरी दुनिया के लिए आज तक आश्चर्य का विषय है। वहाँ के लिए बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने ये कह दिया, हिस्टोरियन ने, कि ऐसा ड्रेनेज सिस्टम तो मॉडर्न में भी नहीं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम इतना ज़्यादा बढ़िया है। तो हमारे इसमें यही बताया गया कि किस तरीके से भोपाल और यहाँ पर हमारे पास इरिगेशन के ज़बरदस्त थे। मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे किस तरीके से सुदर्शन झील थी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो डैम्स और ये सारी चीज़ें पहले प्राचीन काल से जल का संरक्षण होता था, ठीक है, वाटर को बचाकर रखते थे। तो डैम्स के बारे में वो जवाहरलाल नेहरू की इसमें बताई गई है कोटेशन कि डैम्स क्या क्या करते हैं। डैम्स हमको जो है सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराते हैं, पीने का पानी सप्लाई कराते हैं। बाखरा नगर प्रोजेक्ट का जब उन्होंने उद्घाटन किया जवाहरलाल नेहरू ने, तो इनको द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया कहा था। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन डैम्स के कई नुकसान भी हैं। वो नुकसान क्या क्या है? रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habits for the river aquatic life। क्या होता है? बहुत ज़्यादा अच्छा, एक तो डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आप देखें तो भारत के दो बड़े बांध के खिलाफ आंदोलन जो थे, उनको भी मैं आपको बता दूं, जो दो डैम्स के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए। एक तो हुआ जो आपकी किताब में दिया हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सरदार सरोवर डैम के लिए हुआ। अब ये खत्म हो गया क्योंकि सरदार सरोवर डैम भी बन गया गुजरात में। इस पे हुआ साबरमती नदी के लिए। एक टिहरी का आंदोलन हुआ था, हेमवती नंदन बोगड़ा ने किया था उत्तराखंड में। ये हुआ उत्तराखंड में और ये हुआ गुजरात में। इसमें नाम आता है मृदा पाटकर। क्योंकि क्या होता है, जब भी डैम बनता है तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट डैम पे आरोप लगता है कि वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाते हैं, अर्बन सेक्टर को फायदा पहुंचाते हैं। जब भी बांध बनता है तो बड़ी से बड़ी पॉपुलेशन को, वहाँ की जो गांव की वहाँ रहती है, ट्राइबल पीपल मैक्सिमम है, उनको वहाँ से भगा दिया जाता है और वहाँ पर बड़ा डैम बनता है। टिहरी डैम, टिहरी अगर आप देखेंगे वो एक शहर था, इट वॉज मतलब एक कस्बा था छोटा, वहाँ से सब लोगों को हटा दिया, फिर उनको ज़मीनें किसी जगह कौड़ियों के दाम में दी। तो टिहरी डैम जो है वो इस तरीके से बना। तो एक डैम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के बनने पर ये आरोप भी लगता है कि इससे डिस्प्लेसमेंट होता है, इससे इकोलॉजिकल सिस्टम इफेक्ट होता है, नदियों में सेडिमेंटेशन इकट्ठा हो जाता है, जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं कि किस तरीके से ये काम होता है। फ्लड्स आने का होता है, बांध का ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि मान लीजिए, अच्छा डैम फ्लड को तो चेक करता है, लेकिन इतना बड़े लेवल पे बनता है तो उससे कई से, अब जो चाइना का 3 गॉर्जेस डैम है उसने तो अर्थ की ग्रेविटी को ही चेंज कर। आप सोचो जो चाइना ने 12-15 साल पे बनाया। तो ये कुछ इन्होंने नुकसान बताया है कि सिल्टेशन हो जाता है, वहाँ की जो वेजिटेशन है, सॉइल है, एक्वेटिक लाइफ है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। वो एक बड़ी दिक्कत की बात है जो हमें देखनी है। लोकल पीपल जो है उससे, अच्छा एक डैम्स पे लगाया है जो सामाजिक कार्य करता है, एनजीओ जो है वो कहते हैं कि डैम से फ़ायदा सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को होता है, बड़े लोगों को होता है। डैम से जो लोकल लोग हैं उनको तो किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं होता। तो फिर वही बात आ गई, डेवलपमेंट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में नहीं, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये सारी बात है। अच्छा डैम को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स भी, साबरमती के इलाके में झगड़े हो गए थे, हम देखते हैं दंगा टाइप हो गया था जब वहाँ के लोगों को पता चला कि हमें तो पीने का पानी नहीं मिलता है, और वहाँ पर जो है शहरों में ज़बरदस्त पानी की सप्लाई, 24 घंटे पानी सप्लाई। एक और बात, इसी स्वीडन की एजेंसी ने, जो फॉकेनहैयर ने हिंदुस्तान पे अचरज किया था कि अजीब देश है कि यहाँ पे कई लोगों को तो पीने का पानी अवेलेबल नहीं है 2-2, 3-3 दिन। गाँव में कितने किलोमीटर दूर से बेचारी औरतें पानी लेकर आती हैं। और इस देश में रेन वाटर डांस होता है, इस देश में पूल पार्टी होती है, ठीक है ना। उन्होंने हम पे मतलब हमारा मजाक उड़ाया कि हाउ दीज पीपल आर, ये कितने स्टोन हार्टेड हैं, कितने पत्थर दिल हैं, ठीक है। हम खुद ही हमारे वाटर को सेव नहीं करते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा, अच्छा फिर ड्राउट कंडीशंस हो जाती हैं। तो ये सब इसमें बताया गया है इसमें। ये मेजर रिवर्स एंड डैम्स है, ये मैप है। क्वेश्चन आता है इसमें कौन कौन से मेजर डैम है। टिहरी डैम है उत्तराखंड में, बाखड़ा नागल है, हीराकुद डैम है, ये सारे हैं, ठीक है। ये अच्छा रिवर्स को लेकर भी के पानी के झगड़े भी होते हैं। कई जो है डैम पे झगड़े हो जाते हैं, जैसे चंबल वाटर को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच खींचतान रही।
कावेरी डिस्प्यूट रहा कृष्णा गोदावरी को लेके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, ठीक है ना। कोयना को लेकर भी, रिवर को लेकर भी झगड़ा रहा, तो ये ऑब्जेक्शंस होते हैं। अच्छा, अब यू मे हैव सीन एंड रीड हाउ द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम ड्यूरिंग हेवी रेन एग्रेवेटेड द फ्लड सिचुएशन इन महाराष्ट्र। जैसे नेपाल, बिहार में बाढ़ आने का कारण नेपाल में जो बांध का पानी छोड़ा जाता है, ये भी बड़ी दिक्कत है। जब बांध का पानी, बांध ओवरफ्लो होता है, ऐसे गेट होता है, उसको छोड़ देते हैं, तो वो जो आगे है वो पानी बड़ा फोर्स से जाता है और बड़ी गड़बड़ हो जाती है, ये भी देखने की बात है। सेडिमेंटेशन से, अच्छा अर्थक्वेक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जियोलॉजिस्ट ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने बोला है, जब से टिहरी डैम बना है उस इलाके में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आए हैं, झटके आने शुरू हुए हैं। तो ये भी बताया गया है कि भाई डैम बनने से क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, पूरी मिट्टी हिलती है, वो सारी चीज़ें होती है, इसमें बताया गया। अब स्टूडेंट इसमें एक टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से जो हमारे यहाँ पर पुराने ज़माने के टाइम से चले आ रहे, जैसे हिमाचल प्रदेश में पुल सिस्टम है, ये इसमें ड्रॉ किए हुए, देखिए किस तरीके से हिल और पहाड़ी रीजन में गुल और पुल है, वेस्टर्न हिमालय में एग्रीकल्चर में, रूफ टॉप्स वाटर का है। जैसे राजस्थान में खादिन है, जैसलमेर में, और जोहड़ है। पुराने गांव पेड़ों में होता था, जोहड़ बना लेते थे मिट्टी की, जोहड़, तो वो पानी उस पर इकट्ठा हो जाता था खेत के बीच में, वो साफ पानी होता था। जोहड़ है, खादिन है, पालर पानी है, राजस्थान में बारिश को कहते हैं पालर पानी। तो उसको किस तरीके से सेव, मैंने आपको पहले ही कहा था, कुएं, तालाब, कुएं जो है वो कुएं से छोटा होता है, तो इसमें वाटर सिस्टम बताया किस तरीके से होता है। देखो रूफ टॉप इरिगेशन सिस्टम बताया, टंका का कंसेप्ट बताया, जो हमारे बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, बारिश का पानी जो है वो एक बना लेते हैं, वो सीधा का सीधा अंडरग्राउंड टैंक में जाता है। एक एक बूंद कीमती है बारिश के पानी की। राजस्थान की लोक कहावतों में भी कहा गया है कि बारिश की जो बूंदें हैं वो मोती समान है। हमारी तो अगर आप कहानियाँ, लोकोक्तियाँ प्राचीन देखो तो उसमें यही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो हमारा है उसमें सारी चीज़ें बताई है। देखो टका का कंसेप्ट जो फलौदी, बीकानेर साइड है, वहाँ पर बताया कि जो टाँके, इनको टाँके कहते हैं, टाँके टाँके वर पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर सिस्टम कनेक्टिंग फ्लोटिंग रूफ ऑफ द रूफ थ्रू अ पाइप। इस तरीके से टाँके बनाए जाते थे। जैसे ये घर है, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से घर की छत से पतला सा एक फिसलन ऐसी ये जो स्लाइड, और ये यही होता था टाँका, इसके अंदर एक 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 बूंद करके पानी चला जाता था, इसको टाँका कहते हैं। ये इधर साइड, तो ये रेन वाटर है, देखो इसमें लिखा हुआ भी है रेन वाटर, पालर पानी, उसको टाँका का। अच्छा, टाँके जो है वो ठंडक भी रखते थे, साफ भी रखते थे। जैसे ये साइंटिफिक फैक्ट अब प्रूफ हो गया है कि मटके में रखा हुआ पानी फ्रिज के पानी से बेहतर है। जो मटके में पानी रहता है वो खराब नहीं होता है 3-3, 4-4 दिन। तो ये पुरानी चीज़ें जो हमारी टेक्निक है, टाँके का कंसेप्ट है, वो हमारे को देखना है। कुल और गुल का जो कंसेप्ट है, किस तरीके से राजस्थान में जोहड़ और खादिन को बनाया जाता है, ठीक है ना, ये सारा बताया। रूफ टॉप जो है, तमिलनाडु पहला स्टेट है इंडिया का जिसने रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया है कि छत पर जो पानी है उसको सेव किया जाए। ये देखिए आप, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टाँके की, ये इसमें दी हुई है, ठीक है। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान रूफ टॉप हार्वेस्टिंग है प्लांट ऑन द डिक्लाइन। लेकिन क्या हुआ, जब से जो कैनाल इरिगेशन आई, हम लोग खुद ही हमारी पुरानी चीज़ों को छोड़ते लगे। जब से कैनाल इरिगेशन आई है, जब से वो कैनाल का सिस्टम ग्रीन रेवोल्यूशन से आया, तब से हमारे यहाँ के लोगों ने जो ये रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग और ये जो हमारे लोकल टेक्निक्स थी वाटर मैनेजमेंट, ठीक है ना, उनको छोड़ दिया, डिक्लाइन हो गया। ये गलत बात है, वापस इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, यूनाइटेड नेशंस ने राजस्थान के जल संरक्षण तकनीक को एप्रिशिएट किया कि जो राजस्थान की पुरानी जल को सींचने की वो एप्रिशिएट किया उनको, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये देखिए इसमें मैसूर का एग्जांपल है। इन गेंडापुर, अ रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूर, कर्नाटका विलेजेस सर हैव इंस्टॉल्ड इन द हाउसहोल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टर टू मीट देयर वाटर नीड। देखो, तो अगर हम हमारे पानी को सिंचित करेंगे, बूंद बूंद पानी को सिंचित करो, ठीक है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नॉर्थ ईस्ट में होता है, खासकर मेघालय में। वो बांस के पानियों से देखो किस तरीके से वो पानी को बचाते हैं। इसको आप रीड आउट कर लेंगे, आपके समझ में आ जाएगा किस तरीके से। जैसे पाइप होता है ना, तो बैम्बू पाइप को किस तरीके से करते हैं, ये देखो, ये पूरा इसमें आपको बताया हुआ। तो ये सारी चीजें, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया व्हिच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी। तमिलनाडु ने कंपलसरी कर रखा है
कि हर एक की घर की छत पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हम पानी को सेव कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा पानी का सोर्स तो वही है ना, बारिश का पानी। और बारिश का पानी जो नदी नालों में व्यर्थ बह जाता है वो बहुत गलत है, उसको हमको सेव करना है, उसको हमको बचाना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये सारा है, इसमें हमने चैप्टर पढ़ लिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्टूडेंट। इसमें एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपर्पज रिवर डैम पे मैप में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक्स हैं उन पे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। क्या कारण है वाटर कैसे पोल्यूट होता है, मैनमेड है, इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम डालते हैं, मैनमेड ह्यूमन वेस्ट जो है वो हम उसके अंदर डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं कि किस तरीके से जो है हम इन चीज़ों को करते हैं, ये हमको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर था, आप इसको रीड आउट कर लेंगे ये तो आपको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर समझ में आ जाएगी। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग कंसेप्ट आपसे पूछ सकते हैं एक एक मार्क्स से। कुल और हुल का कंसेप्ट कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, खादिन जोहड़ जैसलमेर में, टांका कहाँ पर है, फलौदी बीकानेर, यहाँ पर टांके का कंसेप्ट है। टांके का कंसेप्ट क्या है, छत में वो इस तरीके से एक स्लाइडिंग बना देते हैं कि वो बूंद बूंद करके अंडरग्राउंड वाटर पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो हमने इसमें पढ़ी। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहाँ पर है, वो मेघालय में है। वो पाइप जो है वो बांस के बना देते हैं, उनसे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो पुरानी टेक्निक्स बहुत हैं। पहले तो तालाब बनाना एक आर्ट होता था, स्पेशलाइज्ड होते थे गांव के गांव, उन वो गांव के लोग ही तालाब बनाने वाले होते थे, वो तालाब बनाते थे, ठीक है, जिनसे, क्योंकि तालाब पहले एक सोर्स होते थे। तालाब, सरोवर, बावड़ियाँ, राजस्थान में बावड़ियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बावड़ियाँ जो है राजस्थान की, यूनाइटेड नेशंस ने उनको हेरिटेज बोला, जो हमारी बावड़ियाँ होती थी। बावड़ियाँ कुएं होते थे, ये पूरी सीढ़ियाँ जिनमें होती थी उनमें पानी को साफ रखा जाता था। अच्छा, हमारे पुराने लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग होती थी आज जैसे नहीं, वो वहाँ कोई पवित्र मतलब पूजा पाठ के फूल ये वो नहीं डालते, ठीक है। तो ये समझने की बात है कि हमारे जो पूर्वज थे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो हमको टेक्निक्स दे गए कि इस तरीके से पानी को बचाओ, जल को संरक्षण करो, जल को सिंचित करो। तो ये आज हमने ज्योग्राफी का वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर कर लिया स्टूडेंट। जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये एक ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ज़्यादा समझने की जो पॉइंट्स है मैंने आपको बता दी। इसमें एक आप थॉरो रीड कर लोगे तो आपको खुद को ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पानी को किस तरीके से सिंचित करते हैं, कुछ कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं, पालर पानी, राजस्थान में जो बारिश का पानी उसे पालर पानी है, ये सारा। ठीक।